भारत की मजबूरी है, काशी राम जरूरी है। ये पहली बार किसी दलित नेता के लिए ये नारे भारत के सड़कों पर, आजाद भारत के सड़कों पर लड़ रहे थे। वोट से लेंगे पीएम सीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। उन नारों को देखिए जो नारे कांसी राम के समय चलते थे। साइकिल रैली के समय ये नारे चलते थे। तब जाकर के वे कहते थे कि प्रजातंत्र में एक वोट एक व्यक्ति, राजा किसी के पेट से नहीं निकलेगा, राजा वोट से निकलेगा। तब कांसीराम कहते थे कि भारतीय लोकतंत्र में अमीरों के ढंग से गरीबों का वोट खरीदने का एक तंत्र बन चुका है, इसलिए यह सक्रिय साम्राज्य है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांसीराम तेरी नेक कमाई तूने मिलान व्हील, अंबेडकर मिलान व्हील, पीपुल्स पार्लियामेंट, मिरेकल ऑफ 2 सीट एंड 2 व्हील्स। साइकिल को लेकर के वे रैलियां शुरू कर देते हैं। जन जन गांव गांव तक कांसीराम को इसलिए हम आइडिया ऑफ इंडिया के बड़े आइकॉन के रूप में याद करते हैं, और याद करना होगा, इतिहास में जगह देनी होगी, क्योंकि कांसीराम ने उस आइडिया ऑफ इंडिया के बेहद वंचित शोषित समाज को एक सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल वॉइस दी। और पूरे वामसेब में लगातार कांसीराम लोकगीतों, लोक भाषाओं का, लोक शब्दावलियों का, लोक मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। जो फूले, साहू जी महाराज, पेरियार, इन सारे लोगों से वे लोकगीत, लोक नारे प्रचलित होते हैं। एक नारा वहां चलता था, गीत गाया जाता था वामसेब के सम्मेलनों में, काम अधूरी पूरे करना भीम ने सिखलाया है, पढ़ना लिखना ज्ञानी बनना भीम ने सिखलाया है, साहस पूर्वक बुद्धिमानी भारत माँ के लाल विद्वानी, जनहित में हर काम किया है, अपने वतन का नाम किया है, मार्ग खोला ज्ञान का भीम ने मानो हमें बताया है, पढ़ना लिखना ज्ञानी बनना भीम ने हमें सिखलाया। ऐसे स्लोगन, एक ऐसा संगठन जो और राजनीतिक वामसेब में पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को एकजुट होकर के एक बड़ा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है, और लगातार पूरे देश में खिस्से आगे बढ़ते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस संगठन के तहत वे काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज उनको ये महसूस होती है कि राजनीतिक दावेदारी के बिना हम नहीं आ सकते। उसके बाद क्या होता है, 6 दिसंबर 1981 को DS4 की गठन होता है, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, और इसके लिए बड़ा प्रसिद्ध श्लोक बनाता है। आज आपको यह अटपटा लग सकता है, इसको बारीकी से अगर आप समझें तो इसका माने को आप गहराई से समझ पाएंगे। ठाकुर बाभन बनिया छोड़, बाकी सब है DS4। यानी एक क्लियर कट डिवीजन है वंचित शोषित बनाम शोषण का। जो DS4 एक पॉलिटिकल विंग की तरह आता है, इसमें कोई सरकारी कर्मचारी DS4 का सदस्य नहीं हो सकता था। इसके लिए सामाजिक आंदोलन का हिस्सा का गठन हो सकता था। इसका मतलब DS4 का यह मकसद था, महापुरुषों को, आंदोलनों को, विचारों को घर घर तक पहुंचाया जाए, और इसके लिए वे लगातार कोशिश करते हैं कि जो चमचा युग जब हम पढ़ेंगे तो उसका आखिर में हम लोग जिक्र करेंगे कि वहां किस तरह से अलग अलग काम करके DS4 के जरिए विचारों को गांव गांव में पहुंचाने की कोशिश की जाने लगी थी। और एक बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देश तो आजाद हो गया था, फिर कांसीराम को इस बात की जरूरत क्यों पड़ी थी कि DS4 के बाद वामसेब के जरिए, DS4 के जरिए, मिरेकल ऑफ 2 सीटर ऑफ 2 व्हील के जरिए पैदल चल करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर साइकिल चला करके गांव गांव धूल फाक करके फूले, पेरियार, छत्रपति साहू जी महाराज और अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा को गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया। यानी मैं जो बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो आइडिया ऑफ इंडिया जो हमारा भारत बन रहा था 1980 के बाद की बात है, तो 3-4 दशक बीतने के बाद भी आपके आइडिया ऑफ इंडिया में वह पूरे बहुजन जमात के नायक, बहुजन जमात के विचार नहीं थे।
तो फिर आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप पूरी दुनिया, पूरे देश का नेतृत्व कर सकते हैं? और इस बात को सोचने की जरूरत है कि कांसीराम इस बात की जरूरत क्यों महसूस करते हैं कि आज हमें इन बहुजन नायकों को घर घर पहुंचाने की जरूरत क्यों है? और DS4 वाहन सेप के जरिए हजारों किलोमीटर की साइकिल यात्रा, लाखों रेल या छोटी बड़ी साइकिल यात्राओं का जिक्र मैं इस वक्त कर ही सकता हूं। किस तरह का मामला था मैं जिक्र कर रहा हूं, कितनी तरह की साइकिल यात्राएं उन्होंने की। DS4 के जरिए उन्होंने एक पॉलिटिकल विंग था जिसके तथ्य, एक छोटा सा तथ्य और जोड़ दिया जाए, भाजपा का गठन DS4 के बाद हुआ था। DS4 के जरिए 1982 में कांसीराम ने हरियाणा विधानसभा में चुनाव लड़ा और टेस्टिंग की कि पॉलिटिकल गुरु किल्ली है, कोई सेध लगा सकते हैं। और उसके बाद वहां वो चुनाव हारे, लेकिन 30 जून 1983 तक DS4 यह तय कर चुका था कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाएगा। और उसके बाद 14 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, वामसेप और DS4 का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 1977 का दौर था, जब उनकी मुलाकात मायावती जी से होती है। किस्सा आप सब जानते होंगे कि मायावती से मिलने उनसे बेहद प्रभावित होते हैं। एक भाषण में मायावती को बोलते हुए सुनते हैं, कम से कम मायावती 20 साल की होती है, और उनके घर जाते हैं वे, और उनसे वे पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो। उस समय वे स्कूल में एक टीचर थी। मायावती कहती कि मैं IAS बनना चाहती हूँ, क्योंकि IAS देश चलाता है। कांसीराम ने कहा अगर ऐसा होता तो IAS देश चलाने की बात होती तो खुद कि मायावती जी को उन्होंने इंटरव्यू का कोटेशन में कहना चाहता हूं कि मायावती ने बोला, उन्होंने कहा नौकरशाही सरकार के निर्देशों पर चलती है। यदि सरकार किसी और पार्टी की है तो मैं नौकरशाह होकर के भी अपने समुदाय के लिए चाह करके भी कुछ नहीं कर पाऊंगे। मैं समझ गई कि कांसीराम क्या कहना चाहते हैं। मैंने तत्काल निर्णय लिया कि मैं जिला अधिकारी बनने की कोशिश नहीं करूंगी, बल्कि अपने समुदाय में और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए काम करूंगी। उसके बाद ये 1977 का वक्त था कि कुमारी मायावती जी, सुश्री मायावती जी उनके साथ जुड़ती है और सदस्यता लेती हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि मान्यवर कांसीराम अपना राजनीतिक वारिस मायावती जी को चुनती है और उनके बाद पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। ने कहा जिसे आपने मनुष्य नहीं समझा, हम उसे क्लेम करते हैं, ये हमारा दावा है कि हमारे जीवन की कोई गरिमा नहीं है कि सूट बूट में रहने वाले एक नायक के बाद उसे जमीन पर उतारने की कोशिश करता हुआ एक दूसरा शख्स जब उत्तर भारत की राजनीतिक गलियारों में आता है तो हाफ शर्ट पहनता है और एक सामान्य सी पैंट पहनता है, चप्पल वो टायर की पहनता है, टायर की बनी हुई, और सामान्य परिवेश में रहता है। और तब वो एक बात कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि सामाजिक न्याय को पाने के लिए हमें पॉलिटिक्स में आना है। तो कांसीराम कहते थे कि राजनीति हमारे लिए मास्टर की है, और पंजाबी में कांसीराम कहते थे गुरु किल्ली, गुरु किल्ली। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि एक बात आप सोचिए कि कांसीराम का काम जिस दौर में कांसीराम ने शुरू किया था, उस दौर में दलित तबके के बीच से, बहुजन तबके के बीच से कोई उभरे तो ना आम जनमानस के भीतर जो कॉमन सेंस है उसके भीतर कांसीराम की कोई स्वीकृति नहीं, संसाधन देने के लिए इनके पास कोई बिड़ला जमनालाल बजाज नहीं, इनके पास कोई ऐसी जमात नहीं जो इनके पीछे पीछे चले और स्वाभाविक तौर से इन्हें मेरिटधारी माने। उस दौर में कांसीराम ने मेहनत की और जमीन पर संगठन बनाए और बहुजन कॉन्सेप्ट में एक समाज को बदलने का एक नजरिया दिखाया। अपने भाषणों में, कैडर ट्रेनिंग में उन्होंने कलम को यूं पकड़ कर दिखाते थे कि ये समाज का ढांचा है। जब हम चमचा युग पर बात करते हैं तो उस ढांचे पर हम बात करेंगे। जिनकी संख्या 15% है वे 85% पर पूरे तंत्र पर राज करते हैं। ये 15% और ये 85%, और जिनकी 85% है और वे 15% के निर्देशों और आदेशों पर शोषण किया जाता है, उनका दुद्वार दर इनको ये क्षैतिज किया करते थे। तब जाकर के वे कहते थे रहे थे अब बहुजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है। और अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो ये दावा करता है कि
डॉक्टर अंबेडकर ने किताबें जुटाई, मैंने लोगों को जुटाया। एक व्यक्ति जिसको ये कहा जाता है कि अंबेडकर की लेखनी को किताबों से निकालकर, अंबेडकर के सपनों के भारत को निकालकर, किताबों से निकालकर जमीन पर उतारने का काम जिस शख्स ने किया उसे कांसीराम कहते हैं। अंबेडकर सूट बूट में एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो विदेश से पढ़कर आए हुए व्यक्ति थे और हमेशा सूट बूट में रहते थे। वो उनकी टैक्टिस थी, क्योंकि इस देश में तमाम योग्यता होने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर को रहने की जगह ना मिल सकी। तमाम प्रगतिशील विचारकों द्वारा भी अंबेडकर को खारिज किया गया और उन पर सवाल उठाए गए। अंबेडकर के दर्शन को चुनौती दी गई और आजादी के महान स्वतंत्रता संग्राम के जरिए अंबेडकर उस दौर में कांसीराम अपना सफर शुरू करते हैं। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि उन खांचों में हम कांसीराम से तमाम निर्णयों में सहमत असहमत हो सकते हैं। क्यों ना कांसीराम को एक आइडिया ऑफ इंडिया की आइकॉन के तहत उनको सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल फिलोसफर के तौर पर हम एक निरपेक्ष मूल्यांकन करें, तो हम शायद उन शीर्षक को समझ सकते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया में हमारे लिए काम आएगा और नए भारत बनाने में हमारे नई दिशा की ओर काम आएगा, जो नया भारत बनाने की दिशा में भी मदद करेगा। 15 मार्च 1934 को कांसीराम का जन्म, जिसे इनके अनुयायी प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ लोग इन्हें साहेब कहते हैं, महाराष्ट्र में, पंजाब में इन्हें साहेब कहते हैं, मान्यवर कहा जाता है। और इनका जन्म तिलकपुर का बुंगा गांव में, खलासपुर के पास रोपड़ जिले में, जो चंडीगढ़ के जालंधर के बीच पड़ता है, पंजाब में। इनका परिवार रमदसिया समुदाय से आता है, जो दलितों की चमार जाति के बीच से थे, जिन्होंने सिख धर्म अपना लिया था। रोपड़ में शुरुआती शिक्षा दीक्षा होती है। देहरादून में इनका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी करते हैं। नौकरी मिलती है 1957 में। नौकरी में एक शर्त रखी जाती है कि आप 10 साल तक इस नौकरी को छोड़कर नहीं जाएंगे, ये बॉन्ड पर आपको साइन करना पड़ेगा। इस बॉन्ड पर साइन करने के खिलाफ ये नौकरी छोड़ते हैं और उसके बाद फिर से ये उस नौकरी को ज्वाइन नहीं करते हैं। कांसीराम पर बात करने के लिए मेरे पास जो एक जानकारी है, जो बद्री नारायण की किताब के तहत जानकारी है, कांसीराम बहुजनों के नायक। ये किताब राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, जिसका अनुवाद सिद्धार्थ जी ने हिंदी में किया है, जो बहुत शानदार अनुवाद है। बद्री नारायण जी का किताब का जो 2019 में इसका पहला संस्करण हिंदी में आया था, अंग्रेजी में यह मूल किताब कांसीराम द लीडर ऑफ द दलित। इस किताब को आप देख सकते हैं कि मेरे बातचीत का आधार बद्रीनाथ की किताब है, बद्री नारायण की किताब है। उनकी जीवनी की बात करें तो कांसीराम जी के बारे में बहुत अचंभित है। बद्रीनाथ जी ने 4 भागों में, 4 चरणों में डॉक्टर कांसीराम जी का, मान्यवर कांसीराम को देखने की बात की है। पहला चरण वो मानते हैं कि 1958 से 1964 के बीच होता है। पूना में नौकरी मिलती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री एग्जीक्यूटिव में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर। और यहां पर एक वाक्य होता है, जब जिक्र, ये दिक्कत है इस किताब में, बद्री नारायण जी की किताब में 1-2 टिप्पणियां अपनी जरूर करना चाहूंगा। जब भी एक स्वर्ण तबके में जो डी क्लास होकर के लिखने की कोशिश होती है, वहां दिक्कत होती है। जहां ये कह रहे हैं कि कमंडल के विरोध में मंडल लाया गया था, पेज नंबर 12 की भूमिका में ये गलत तथ्य है। उसके बाद ये दूसरी जो इनकी दिक्कत है, आरक्षण आधारित उत्तर भारत में पिछड़ी जाति की राजनीति को लेकर के आरक्षण आधारित कही जाती है। बसपा राजद, जो इन जातियों ने, जिन्होंने किसानों के लिए काम किया था। कांसीराम जी को समझने के लिए एक वजह यह है कि 85% की वे बात करते हैं, दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग, पसमानदा। वो बार बार इसको अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों को, पसमानदा लोगों को बहुजन आइकॉन में शामिल रखते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। उसके बाद जब यह जानकारी आपको मिलती है, उनके जीवन की बातचीत को
हम यह कहते हैं कि इन पिता का नाम हरि सिंह, इनके माता का नाम बिसल कौर था, इनके भाई दलवारा सिंह, इनके बहन सबरन कौर है। अनुयायी प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ लोग इन्हें साहेब कहते हैं, महाराष्ट्र में, पंजाब में इन्हें साहब कहते हैं, मान्यवर इनको कहा जाता है। और इनका जन्म तीरथपुर के गांव में, बुंगा गांव में, खवासपुर के पास रोपण जिले में होता है, जो चंडीगढ़ जालंधर के बीच पड़ता है, पंजाब में। इनका परिवार रामदसिया परिवार और उनके समुदाय से आता था, जो दलितों की चमार जाति के बीच से थे, जिन्होंने सिख धर्म अपना लिया था। रोपड़ में शुरुआती शिक्षा दीक्षा होती है। देहरादून में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी करते हैं। नौकरी मिलती है 1957 में। नौकरी में एक शर्त रखी जाती है कि आप 10 साल तक इस नौकरी को छोड़कर नहीं जाएंगे, ये बॉन्ड पर आपको साइन करना होगा। इस बॉन्ड पर साइन करने के खिलाफ ये नौकरी छोड़ते हैं और उसके बाद फिर से उस नौकरी को ज्वाइन नहीं करते हैं। जिस वाक्य का जिक्र हम कर रहे थे वो इनकी नौकरी के बाद थे, जो वे पुणे में करते थे। 1960 का दशक है। कांसीराम जिस प्रयोगशाला में काम करते थे, गौतम बुद्ध और अंबेडकर जयंती पर छुट्टी होती थी, लेकिन ऊपरी जातियों के वर्चस्व के चलते इस छुट्टी को रद्द कर दिया गया था और बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के नाम पर छुट्टी हो गई थी। बहुत लोग इसके विरोध का साहस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दीना भाना, जो राजस्थान के जैसलमेर, उन्होंने इनका विरोध करने के लिए ठाने और इनका विरोध किया और बुद्ध जयंती और अंबेडकर जयंती के दिन छुट्टी पर रहे। तमाम जगहों पर लिखित शिकायत की और जिस दिन तिलक जयंती और गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती हुआ करती थी वे काम पर आए। इस विरोध के चलते उनको नौकरी से निकाल दिया गया और फिर कांसीराम जब उनसे मिलते हैं तो कांसीराम उनकी मदद करते हैं और उनसे कहते हैं कि दीना भाना ने कांसीराम से कहा कि उन्हें छुट्टी और नौकरी दोनों चाहिए, क्योंकि उनका वे संवैधानिक अधिकार है, वे लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अधिकार छीने नहीं जाते, उन्हें मांगे जाते हैं। मांगने से केवल भीख मिलती है। वे लोग जो केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ते नहीं हैं, उनके अधिकारों को अपना हक मानते हैं, उन्हें लड़ना पड़ेगा। तो नौकरी जरूर पा गए, लेकिन दलित लोग नौकरी पा गए। जो दलित पिछड़े आदिवासी गांवों में है उनके साथ तो जाति के नाम पर प्रताड़ना है ही, लेकिन जो लोग नौकरी पा गए उनके साथ भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। और इस बात से उनको कर्मचारियों और नौकरी पेशा लोगों को लेकर के एक टीस मन में पैदा हो गई थी। और उस दिन वे विचार करते हैं कि इस देश में हमारी पहचान क्या है, हमारे अधिकारों का रक्षा कौन करेगा। यदि कोई न्यायाधीश, अधिकारी और कोई मंत्री हमारा समुदाय का नहीं है तो हमारी कौन समस्या सुनेगा। उनका काम में मन नहीं लग रहा था और धीरे धीरे वो फिर उनके मित्र डी के खापड़े उन्हें एक किताब देते हैं। किस्सा तो ये मिलता है जिसमें यह किस्सा लिखा मिलता है कि एनिलेशन ऑफ कास्ट, वो एक ही बार में पढ़ गए। इनका गहरा असर कांसीराम के ऊपर हुआ। इसके बाद वे गुलामगिरी पढ़ते हैं। उसके बाद ये सबसे ज्यादा जिन लोगों से प्रभावित होते हैं, मान्यवर कांसीराम, वे ईवी रामास्वामी नारकर, पेरियार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गुलामगिरी लिखने वाले ज्योतिबा फूले और छत्रपति साहू जी महाराज। इन विचारकों से कांसीराम बेहद ज्यादा प्रभावित होते हैं और उसके बाद वे नौकरी छोड़ते हैं और दूसरा चरण यहां से शुरू होता है। 1864 में वे नौकरी छोड़ते हैं और उस समय जो आरपीआई था, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, उनकी सदस्यता लेते हैं। 1971 में चुनाव में वे आरपीआई और कांग्रेस का गठबंधन होता है। उस गठबंधन में 521 सीटों पर कुल चुनाव लड़ा जाता है, जिसमें से 520 सीटें कांसीराम लिखते हैं कि गांधी की पार्टी कांग्रेस के पास रहती है और एक सीट अंबेडकर की पार्टी आरपीआई के पास रहती है। वे इस बात से बेहद नाराज होते हैं कि वे बात से जो धरती फूले, अंबेडकर और साहू जी की धरती है, यहाँ आरपीआई पार्टी को सिर्फ एक सीट मिलती है, इससे वे नाराज होते हैं, आरपीआई छोड़ते हैं। यहां से वे कांसीराम जी का जीवन का तीसरा चरण शुरू होता है और 1971 में पूना में ही एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के एसोसिएशन के एसएमसीईए का गठन करते हैं, जो बाद में चल करके बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी का एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी बाम सेट का रूप लेता है।
यहाँ से मैं जिस बात पर जोर देना चाहूंगा, क्यों आज इस बात पर हम लोग पढ़ने कांसीराम जी के बारे में समझने और किसी भी तरह की पूर्वाग्रह को हमें दूर करने के लिए कांसीराम को समझना जरूरी है। कांसीराम डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते हुए भी फूले, पेरियार और साहू जी को जोड़ करके इसलिए जो संगठन बनाते हैं, पहला संगठन वंचितों और शोषितों गुलामगिरी का जो टैग लगा है ना, फूले का शूद्र अतिशूद्र, उसका इस्तेमाल कांसीराम चर्चा युग में बार बार करते हैं। शूद्र अतिशूद्र का, उस शूद्र अतिशूद्र का 85% बहुजन को अपने एड्रेस करने का एक श्लोक मानते हैं। इसलिए वामसेप को बैकवर्ड और माइनॉरिटी कम्युनिटी और इम्प्लाइज एसेसिबिलिटी को एससी, एसटी और ओबीसी माइनॉरिटी, उसके बाद बैकवर्ड माइनॉरिटी, इस यानी कांसीराम का विजन बहुजन का था। इसको हम आगे समझेंगे कि इस विजन के मायने क्या है। इसी बीच मुस्तफा पामसेप का काम शुरू होता। 6 दिसंबर 1978 को वामसेप को एक औपचारिक संगठन बनाया गया, जिसका पहली बार दिल्ली के करोल बाग में ऑफिस चलाने की शुरुआत होती है। और उससे पहले एक बहुत दिलचस्प बात सामने जो मैं करना चाहूंगा कि उन्होंने एक पत्र लिखा। वामसेप का जब गठन हुआ था तो इससे पहले एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी और एसोसिएशन का जब गठन हो रहा था, मान्यवर कांसीराम ने एक शपथ ली और उन्होंने अपने घर 24 पन्ने का एक पत्र भेजा था। दुर्भाग्य से वह पत्र खो गया, लेकिन उनके बहन उनके पत्र के बारे में जिक्र करते हुए बताती हैं। उस पत्र में कांसीराम जी ने यह घोषणा की कि वह कभी घर नहीं लौटेंगे, और कांसीराम जी ने कहा कि कभी अपना घर नहीं बनाएंगे, बहुजनों का घर ही उनका अपना घर होगा। अब कभी परिवार में लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि बहुजनों के 85% परिवार ही मेरे परिवार होंगे। उन्होंने अपनी परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर समाज की जिम्मेवारी, वे शादी नहीं करेंगे। इस तरह से 24 पन्ने का एक भावुक पत्र वे अपने घर भेजते हैं और सारी जिम्मेवारियों से वे मुक्त हो जाना चाहते हैं। उसके बाद घर वाले बेहद परेशान होते हैं। उनकी माँ चल करके पुणे पहुंचती है। उनकी माँ उनसे बार बार ये निवेदन करती है कि तुम घर चलो, लेकिन 2 महीने तक पुणे में उनके साथ रहती है उनकी माँ। लेकिन मान्यवर कांसीराम लगातार मना करते रहते हैं और उन्होंने निर्णय ले लिया। एक रात का वाक्य है, उनकी जीवनी की बात है कि वे रात को पढ़ रहे होते और माँ अचानक सो रही थी। माँ की अचानक नींद खुलती है। माँ छल्ला कर आती है और उनके हाथ से किताब लेकर के फेंक देती है। लगातार तुम इन किताबों से क्या पढ़ रहे हो, क्या है इन किताबों में? तो कांसीराम बोलते हैं कि माँ, इन किताबों से सत्ता के दरवाजे की चाबी है माँ, गुरु किल्ली है माँ, मैं वही गुरु किल्ली खोज रहा हूं। एक भावुक सा प्रसंग मैं क्यों कह रहा हूं? जब हमने खांचों में चीजों को देखना शुरू किया तो ये सारी चीजें छूट गई और रह गई। जब कोई लोग अपने भावुकपन से भटकता है तो 6 दिसंबर 1978 में वामसेप औपचारिक संगठन बनता है। 6 दिसंबर 1981 को दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनती है। अब एक चीज समझने वाली बात है कि उन दोनों चीजों के भीतर अंतर क्या है। अंतर यह है कि जो वामसेप का काम है कि वो जो कर्मचारी है बहुजन तबके के, यह कर्मचारी, उसके लिए बाबा साहेब अंबेडकर का एक कोटेशन कांसीराम जी कोट करते हैं कि ये जो लोग हैं कि वामसेप की जरूरत बताते हैं, वे लोग हैं जिनके लिए हमने जीवन भर संघर्ष किया। उन्हें अपने सिर्फ पेट भरने की चिंता है। कांसीराम ने महसूस किया कि ये सब उनके समुदाय के लोगों के लिए अपमानजनक महसूस करते हैं। वे उन धब्बों को मिटाने के लिए वामसेप का गठन करते हैं। जो अंबेडकर का पे वेट एसोसिएशन था, उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया और उन्होंने समाज को वापस दिया और कर्मचारियों को एक संगठन बनाया और उसको एक धीरे धीरे बड़ा संगठन बनाते हुए उन्होंने यह कोशिश की कि वामसेप को हमने एक और राजनीतिक और धार्मिक और एक ऐसा संगठन बनाए जिसकी जिम्मेदारी ये हो
कि वे लोगों के बीच चेतना पैदा करें। वामसेव के 500 पेज में धारा जोड़ी गई। 30,000 डॉक्टर, 15,000 वैज्ञानिक, 70,000 सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं। वामसेव की जो सदस्यता शुल्क थी 6 रुपये से लेकर के 12 रुपये थी। इस तरह से वामसेव का दूसरा सम्मेलन जब चालू होता है 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक, पहला जो राष्ट्र सम्मेलन होता है नागपुर में 1989 में, तब वामसेव को ऑपरेटिव का गठन होता है। महिला वामसेव की छात्र विंग का लगातार जनता के बीच काम करने का, पूरे केडर में, पूरे देश में छोटी छोटी गोष्ठियां करने का एक शुरुआत करता है। और वामसेव एक सांस्कृतिक तौर पर पूरे देश में एक बहुजन वैचारिक को नए सिरे से खड़ा करने का काम करता है। यानी 14 अप्रैल को 1984 में बसपा को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में गठन करते हैं। कांशीराम को क्यों हमने समझा नहीं? कांशीराम को इस बात को जरूरत हम महसूस करते थे 1980 में ऑपरेशन इंडिया नाम से निकालने की है, और को लिखते हैं इनके होंगे जो दलित सोसाइटी के आवाज को आम जनता के बीच ले जाएंगे। 304 मासिक पत्रिकाएं जो अलग अलग से देश में अलग अलग भाषाओं में निकलते हैं। 30 मार्च 1980 को नागपुर से निकालते हैं और लगातार इन चीजों में लिखने, पढ़ने और बोलने की बात। बहुजन संगठन साप्ताहिक पत्र निकाला जिन्हें 26 साल तक कांशीराम जी ने उसका संपादक निकाला, और 1982 में चमचा युग लिखते हैं। आखिरी बात, उनके जीवन के 2-4 बातें और है जो हम बताएंगे। 1984 में है, एक बार सोच के देखिए, समाज पार्टी पहली बार जब 1984 में जिस के सत्ता में आती है, आजाद भारत को लेकर के इतिहास में वे और कहीं देखने को नहीं मिलता है। और ये किस्सा आप किताब में तो आपको जानकारी होगी। कांशीराम की जानकारी के बारे में एस सिंह की जीवनी है बहुजन कांशीराम के बारे में। कांशीराम के भाषणों का संकलन है, उनको पढ़ना चाहिए। का लिखा हुआ एक ही चीज मिलती है, चमचा युग। उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनकी भाषा है प्रकाशित हो गया है, समूह प्रकाशित से आप उसे पढ़ सकते हैं। बसपा ने जो काम किया उनको कांशीराम कहते हैं कि आप एक बात कह सकते हैं, जो आत्मविश्वास, जो पॉलिटिकल गेम बसपा के वजह से हुआ, क्या जमाने में पार्टी को लीडरशिप हाथ में थी, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक ऐसा जो दलितों और पिछड़ों को वंचित का वाद करता हुए सत्ता में आता है, मात्र अपने बनने के 10 साल के भीतर 1994 गठन होता, और 1993 में जब दोनों गठबंधन होता है, मिले मुलायम कांशीराम, हो गए जय श्री राम। मुलायम को बिना याद किए हुए को